क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के साइकोलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 100% रियल पेपर है। और इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। केवल सब्जेक्टिव का आंसर, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए, खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें से 1 से 10 तक क्वेश्चन है और चुन करके 5 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि सीखने के तात्पर्य को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सीखने एवं परिपक्वता में अंतर स्पष्ट करें। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अव्यक्त अधिगम क्या है। और 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मानव स्मृति की परिभाषा दीजिए और तन का क्या तात्पर्य है। और फिर 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सेंसरी मेमोरी यानी संवेदी स्मृति क्या है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि चिंतन में प्रयत्न एवं त्रुटि का महत्व बताएं। 8 नंबर क्वेश्चन में संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाओं को वर्गीकृत करें। और फिर 9 नंबर क्वेश्चन में अभिप्रेरकों के कोई 2 प्रकार बताइए। फिर अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में 11 से 15 तक क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें से केवल 3 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए या इसे परिभाषा के द्वारा समझाइए। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि स्मृति का उसकी तात्पर्य परिभाषा सहित व्याख्या करें, प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। और 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि चिंतन क्या है, इसकी समस्या समाधान प्रक्रिया का व्याख्या करें। और फिर 15 नंबर क्वेश्चन में है अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए तथा अभिप्रेरक के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। अब हम लोग लगातार लघु उत्तरीय प्रश्नों से उत्तर को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सीखने के तात्पर्य को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि सीखने का तात्पर्य किसी नई जानकारी, कौशल या व्यवहार को प्राप्त करना और उसे अपने जीवन में लागू करना। यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी सीखना जो होता है वो किसी नई जानकारी, कौशल या व्यवहार को प्राप्त करना होता है और उसे अपने जीवन में लागू करना एवं उसे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में जो रखा जाता है उसे सीखना कहा जाता है, जिसे हम अपने अनुभव, प्रयोगों और अध्ययन से सीखते हैं। यानी सीखने का जो काम होता है उसे हम अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, प्रयोग करके सीखते हैं या फिर अध्ययन से सीखते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि संकेतन का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि संकेतन का तात्पर्य है किसी विचार, भावना या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसी प्रतीक, चिन्ह, शब्द या ध्वनि का उपयोग करना। संकेतन का अर्थ होता है कि अपना विचार हो या भावना हो या कोई जानकारी हो, दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसी प्रतीक या चिन्ह या शब्द या ध्वनि का उपयोग किया जाता है, वही क्या होता है, संकेतन होता है, ठीक है। यह संचार की एक प्रक्रिया है जिसे हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के साथ बांटने के लिए संकेतों का प्रयोग या उपयोग करते हैं। संकेत के माध्यम से किसी विचार, भावना या जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे संकेतन कहा जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि संवेदी स्मृति क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि संवेदी स्मृति क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि संवेदी स्मृति वह स्मृति होती है जिसे हम किसी घटना, अनुभव या जानकारी को अपने मन में संग्रहित करते हैं और उसे बाद में याद करते हैं। यह स्मृति हमारे मस्तिष्क की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमें अपने अनुभव और जानकारी को संग्रहित करने और उन्हें बाद में पुनः प्राप्त करने में मदद करती है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग लिखेंगे कि वेदी स्मृति के 2 प्रकार होते हैं। वेदी स्मृति के 2 प्रकार होते हैं। पहला नंबर में लिखेंगे संक्षिप्त स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसमें हम लोग आगे लिखेंगे कि इसे हम किसी जानकारी को कुछ सेकंड या मिनटों के लिए संग्रहित कर सकते हैं। यानी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, संक्षिप्त स्मृति, इसे हम किसी जानकारी को कुछ सेकंड या कुछ मिनटों के लिए संग्रहित कर सकते हैं। और फिर यहाँ आगे हम लोग लिखेंगे इसी में 2 नंबर पॉइंट बना के लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घकालिक स्मृति, इसे हम किसी जानकारी को लंबे समय के लिए संग्रहित कर सकते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि चिंतन में प्रयत्न एवं त्रुटि का महत्व स्पष्ट कीजिए।
तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि चिंतन में प्रयत्न एवं त्रुटि का महत्व निम्नलिखित है। सीखने की प्रक्रिया यानी प्रयत्न सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम किसी नई चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करते हैं या प्रयत्न करना पड़ता है। फिर दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि अनुभव प्राप्ति यानी प्रयत्न करने से हमें अनुभव प्राप्त होता है। किसी भी काम को जब हम करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ हम लोगों को अनुभव प्राप्त होता है, वहीं क्या होता है, अनुभव की प्राप्ति होती है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है, किसी काम को करने से या प्रयास करने से, ठीक है, जो हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। पॉइंट में हम लोग लिखेंगे आत्मविश्वास का बढ़ना, यानी जब हम प्रयत्न करते हैं तो सफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जो हमें आगे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में है कि अभिप्रेरकों के कोई दो फर्क बताइए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि अभिप्रेरकों के दो मुख्य फर्क निम्नलिखित हैं। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे, प्रेरणा के स्रोत के आधार पर अभिप्रेरकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। आंतरिक अभिप्रेरक ये व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि रुचि, रुचि कर्म और आत्मसंतुष्टि। बाहरी अभिप्रेरक ये व्यक्ति के बाहर से आते हैं, जैसे कि पुरस्कार, प्रशंसा और दबाव। और फिर दूसरा पॉइंट में इसमें हम लोग लिखेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार के आधार, ठीक है, यानी अभिप्रेरकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषाओं में समझाइए, ठीक है, यानी अधिगम से आप क्या समझते हैं और इसको परिभाषाओं में समझाना है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी नई जानकारी, कौशल या व्यवहार को सीखता है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे हम अपने अनुभव, प्रयोगों और अध्ययन से सीखते हैं। अधिगम की परिभाषा निम्नलिखित है, यानी अधिगम क्या है, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी नई चीज़ की जानकारी, कौशल या व्यवहार को सीखता है और यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिन्हें हम अपने अनुभव, प्रयोग और अध्ययन से सीखते हैं। अधिगम की परिभाषा निम्नलिखित है, ठीक है। इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी नई जानकारी, कौशल या व्यवहार को सीखता है जो उसके विचारों, भावनाओं और व्यवहार में परिवर्तन को लाता है। चलिए फिर आगे वाला 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि स्मृति का उसकी तात्पर्य परिभाषा सहित व्याख्या कीजिए। स्मृति का उसकी तात्पर्य परिभाषा सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने अनुभव, जानकारी और घटनाओं को अपने मस्तिष्क में संग्रहित करते हैं और उन्हें बाद में याद करते हैं, ठीक है। स्मृति की परिभाषा हम लोग देखेंगे कि स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने अनुभव, जानकारी और घटनाओं को अपने मस्तिष्क में संग्रहित करते हैं और उन्हें बाद में याद करते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग इसमें देखेंगे स्मृति दो प्रकार की होती हैं, ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं। पहला पॉइंट में संक्षिप्त स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसमें हम किसी जानकारी या आंकड़ा को कुछ सेकंड या मिनटों के लिए संग्रहित कर सकते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि चिंतन क्या है, इसकी समस्या समाधान की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी समस्या या मुद्दे पर गहराई से विचार करते हैं और उसके समाधान की खोज करते हैं। एक सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है, जिसे हम अपने विचारों, अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके समस्या का विश्लेषण करते हैं और उसके समाधान की ओर बढ़ते हैं। चिंतन की समस्या समाधान की प्रक्रिया निम्नलिखित है। तो पहला पॉइंट बना के हम लोग लिखेंगे कि समस्या की पहचान। सबसे पहले हमें समस्या की पहचान करनी होती है जिस पर हम चिंतन करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि समस्या का विश्लेषण, यानी इसके बाद हम समस्या का विश्लेषण करते हैं और उसके कारणों और प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे विकल्पों की खोज। समस्या का विश्लेषण करने के बाद हम विकल्पों की खोज करते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।